बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो कि पर्सन के नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब पर्सन अगर दरवाजे पे नॉक होगी या मैं बात करूंगा या हम करेंगे, तो मैं की इंग्लिश आई है, हम की इंग्लिश वी है। तो बात करने वाले के नामों की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहेंगे, और वो कौन से हैं? आई और वी। अब जिससे बात करेंगे दरवाजे पे, वो एक बंदा है या 10 बंदे हैं, एक लड़का है या 10 लड़के हैं, एक लड़की है या 10 लड़की है, जिससे भी बात करेंगे, जिसको मुखातिब करेंगे, उसे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं, और वो क्या है? यू। अब मैं और हम, मैं, हम और तुम मिलके जिनकी चुगली करेंगे, जो गैर हाजिर हैं, वो थर्ड पर्सन हैं। वो होंगे दे, ही, शी और इट। इन्हें कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी पर्सन्स के नामों की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कहते हैं। नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें प्रोनाउन कहते हैं। चूंकि पर्सन्स की नामों की जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए पर्सनल कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे अल्फाज हैं जो पर्सन के नामों की जगह इस्तेमाल होते हैं, और हमने इनको डिवाइड किया 3 तरह में, 3 काइंड्स में, 3 में। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, कौन कौन से उसमें? आई और वी। नंबर 2 सेकंड पर्सन, उसमें क्या है? यू। नंबर 3 थर्ड पर्सन, उसमें कौन कौन से हैं? दे, ही, शी, इट। अब एक पर्सन अपनी जिंदगी में 3 अदवार से गुजरता है। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंदगी का स्टार्ट होता है तो वो अकेला होता है, जैसे कि आए, ठीक है। फिर जब वो दुनिया से जाता है, जब भी वो अकेला जाता है, जैसे कि मी। ये आया भी अकेला था शुरू में सेंटेंस के यूज होता है सब्जेक्ट। सेंटेंस के शुरू में क्या यूज होता है? सब्जेक्ट यूज होता है, और सेंटेंस के एंड पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हुआ। आई सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हुआ, और मी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हुआ। जिंदगी में आता भी बंदा अकेला है और जाता भी अकेला है, लेकिन जब बंदा दरमियान में आता है जिंदगी के, तो बंदा क्या कहता है? मेरा, मेरी के चक्कर में पड़ जाता है, फिर 2-2 हो जाते हैं। दरमियान में आके 2-2, मेरा या मेरी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा या मेरी के लिए एक हो जाएगा माय और एक हो जाएगा माइन। तो यूं एक बंदा अपनी जिंदगी में जिन अदवार से गुजरता है, जिन फेजेस से गुजरता है, उनकी बेसिस पर आप इसके केसेस बनाते हैं, तो केसेस कहते हैं। इस केस में ये सब्जेक्ट है, केस मीन हालत, जगह, कंडीशन, सूरत हाल। इस केस में ये सब्जेक्ट है, इस केस में ये ऑब्जेक्ट है, और दरमियान में जब आप आते हैं तो फिर या आप किसी की पोजेशन में चले जाते हैं, या कोई आपकी पोजेशन में आ जाता है, तो आप कहते हैं कि हेलो, मैं इस चीज के बारे में बड़ा पोजेसिव हूं। तो पोजेशन, मलकियत जाहिर करने वाले को क्या कहते हैं बेटा? पोजेसिव केस। पोजेशन शो करने को पोजेसिव केस कहते हैं। तो ये माय और माइन क्या हुए? पोजेसिव। ऐसे ही आप चलेंगे वही के साथ, वही आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, और ऐसे ही एंड पर आकर वही हुआ सब्जेक्टिव केस, और अस हुआ ऑब्जेक्टिव केस। और फिर यूं ऐसे ही जब आप दरमियान में आएंगे, तो फिर आवर्स, आवर और आवर्स, ये आपके पोजेसिव केसेस हो गए, ठीक है। ऐसे ही आप जाएंगे यू और यू, दरमियान में योर और योर्स। ऐसे ही बेटे आप यूं चलते चलेंगे कि इस दरमियान शुरू में यू, एंड पर भी यू, और जैसे ही आप दरमियान में आएंगे तो मलकियत शुरू हो जाएगी, तो उसको आप कहेंगे योर और योर्स। ये पोजेसिव केस आ रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं। ऐसे ही जब आप शुरू में आते हैं सेंटेंस के, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में
आपके पास शुरू में आता है दे और एंड पर जाकर क्या आएगा देम, और जैसे ही आप दरमियान में आएंगे तो यहां शुरू हो जाएगी पोजेशन और दे की पोजेशन क्या होगी देयर और देयर्स। ऐसे ये हो गई आपकी पोजेसिव केसेस। तो यूं आपने देखा कि ये जो आपके पास आए और वी जो थे ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन थे, इनको हम ऐसे कहते हैं ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं लाइक दिस। इसके बाद आपने कहा कि ये जो यू है ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये दे ही शी इट ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो पर्सनल प्रोनाउन की कितनी टाइप्स हुई? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और हर एक पर्सन अपने 3 अदवार से गुजरेगा कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन मिसाल के तौर पे पहला केस क्या होगा इसका सब्जेक्टिव केस और आखिरी क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस और दरमियान में क्या होगा चले मेरे साथ सारे बोलेंगे आई मी माई माइन आई मी माई माइन वी अस वी अस आर आर्स। देखा आपने रिवीजन की तो खुद ही गलती निकाल ली। आर आर्स। ओके यू योर योर्स यू दे देयर देयर्स देम। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन और उनके केसेस कौन कौन से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। पहली दूसरी तीसरी आईएनजी वाली जिसको चौथी फॉर्म कहते हैं, इन सब के बाद ऑब्जेक्टिव केसेस इस्तेमाल होंगे। ऑब्जेक्टिव बोले तो मी होगा आई नहीं होगा, अस होगा देम होगा हिम होगा हर होगा। एग्जाम्पल देखें, शी राइट्स मी एन SMS, she wrote me an SMS, she has written me an SMS, she is writing me an SMS। अब आज के साथ पढ़ो, she writes us, she writes them, she writes him। आप देखें राइट्स हो चाहे रोट हो चाहे रिटन हो चाहे राइटिंग हो, ये वर्ब की पहली दूसरी तीसरी और आईएनजी वाली फॉर्म एक ही जुमले में सारे नहीं आने ये मैंने जगह बचाने के लिए लिखा है। शी राइट्स मी एन SMS, शी राइट्स अस, शी राइट्स आई एन SMS रॉन्ग हो जाएगा, शी राइट्स वी एन SMS रॉन्ग हो जाएगा, शी राइट्स देम ठीक है, शी राइट्स दे एन SMS रॉन्ग हो जाएगा, शी राइट्स हिम एन SMS ठीक होगा, शी राइट्स ही एन SMS रॉन्ग हो जाएगा। तो वर्ब की सारी फॉर्म्स के बाद प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केस का दूसरा रूल क्या है कि दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशंस के बाद मी अस यू देम हिम हर इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं। एग्जांपल देखिए, अगर किसी को कोई मसला है, इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम कॉमा रिफर कौन सी फॉर्म है बेटे? फर्स्ट फॉर्म। तो दुनिया की तमाम फॉर्म्स के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस रिफर हिम आएगा, रिफर ही नहीं आएगा। टू क्या है? प्रेपोजिशन। ना सिर्फ टू बल्कि दुनिया के तमाम तरह के प्रेपोजिशंस के बाद प्रोनाउंस के ऑब्जेक्टिव केसेस आते हैं। तो मी आएगा, आए नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केसेस और प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में बात की। एक इंपॉर्टेंट बात इधर आप समझेंगे कि सर जी एक इंपॉर्टेंट वर्ड था वो आपने नहीं बताया और वो था THAN देन। अब बेटे याद रखिएगा कि THAN देन के साथ प्रोनाउन का हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं ही इज टॉलर देन आई, तो आप कह दें कि जी देन के बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा नहीं। तो इसलिए मैं इसको देन को सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ाने के बाद डिस्कस कर रहा हूं।
फॉर एग्जाम्पल देन के बाद आई भी आ सकता है और देन के बाद मी भी आ सकता है। बेटा जब मैं कहता हूं कि आई आ सकता है तो आई कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। और सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन को आप रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस मीन्स सब्जेक्ट और ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। यानी कि आप ये रूल समझ लें कि THAN देन के बाद THAN देन के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, यानी आई भी आ सकता है और मी भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? बात ये है, सबसे पहले आपने ये देखना है बेटे कि ये देन का इस्तेमाल होता किस लिए है? कंपैरिजन के लिए। वेरी गुड। देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। देन इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। अब कंपैरिजन जो है वो एक जैसा होना चाहिए। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आया ही स्टार्ट में आने वाले प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये आपका सब्जेक्टिव केस हुआ ही, और इसके बाद है ही इज टॉलर। अब ये सेकंड डिग्री है और सेकंड डिग्री का नाम क्या है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव कब आती है? कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए क्या आता है? देन ही इज टॉलर देन। अब बताओ कि ये जो देन है ये किसका मवाजना कर रहा है, किसका मुकाबला कर रहा है? ये मवाजना कर रहा है किसका? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का मवाजना करने के लिए जब भी देन आएगा तो अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेगा। अब बताओ कि मी आएगा कि आई आएगा? आई आएगा। आप कहेंगे ही इज टॉलर देन आई। अब इसकी लॉजिक साबित करूं तो ये होता है कि ये ब्रैकेट में आप एम तस्वर कर लें, क्योंकि बराबरी होती है ना। अगर ही के साथ उसका वर्ब है इज, तो आई के साथ भी उसका वर्ब होगा एम। तो यूं आपने देखा कि यहां पर आई आ गया, तो सब्जेक्टिव केस के साथ कंपेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसको यूं नहीं कह सकते कि ही इज टॉलर देन मी, ये नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है चेक करने के लिए? क्या मी एम होता है? मी एम नहीं होता, इसलिए आप कहेंगे कि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करके दिखाएं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ जब भी देन करेगा तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आएगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, शी लाइक्स हिम। शी लाइक्स हिम more than she likes him more than she likes him more than she likes me। ऐसे she likes him more than me। अब ये than के बाद आप देखें मुकाबला किसका हो रहा है? हिम का। ऑब्जेक्ट है ये, और किसके साथ होगा? ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स हिम मोर देन मी।
एक्चुअली वो ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को मुख्तसरन आप अल्फाज दीगर, दूसरे अल्फाज में आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। तो अब आपने देखा कि दैन के बाद मी आ गया है। दैन क्यों आया है? ये सेकंड डिग्री है कंपैरिजन के लिए। और आपने मुवाजना किसका किया है? हिम का। किसके साथ? मी के साथ। तो बेटा ये हिम भी ऑब्जेक्ट है और ये मी भी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपका ये एक अलग से एक्सक्लूसिव मैंने रूल आपको बताया, THAN, दैन का रूल आपको बताया। तो यूं आपको सब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन बताए और फिर आपको ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन बताए। अगले दो कौन से होंगे? दरमियान वाले, पोजेसिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है जी। बात करते हैं पोजेसिव केस की। पोजेसिव किसे कहते हैं? मलकियत को। जिस तरह से आप बात करते हैं कि ये बंदा उसके बारे में बहुत पोजेसिव है, तो पोजेसिव का मतलब है मलकियत जाहिर करना। इसको मैं पोजेसिव केस कहता हूं। अब मैं जानबूझ के प्रोनाउन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि पोजेसिव का जो लफ्ज है सिर्फ प्रोनाउन के साथ ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल होता है। तो आपने पहले ये देखना है कि एडजेक्टिव एक और प्रोनाउन दो, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो भाई बात यह है कि नाउन समझ लें आप एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का ताल्लुक इससे है। एडजेक्टिव को अगर मैं अपने एतबार से प्रोनाउंस करूं तो ये होगा एडजेक्टिव, यानी कि ऐड करने वाला। किसमें? नाउन में। तो एडजेक्टिव नाउन में ऐड करने वाला। तो यूं इसका एडजेक्टिव का ताल्लुक नाउन से बन गया। प्रोनाउन, इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसका मतलब भी होगा नाउन की जगह पर आने वाला। तो इसका ताल्लुक भी नाउन से बन गया। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन इन दोनों का ताल्लुक नाउन से चूंकि इस्टेब्लिश हो गया है, बन गया है, इसलिए इन दोनों के साथ पोजेसिव का वर्ड लगाओ। प्रोनाउन के साथ पोजेसिव का वर्ड लगाओ जी, क्या बनेगा? पोजेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव के साथ पोजेसिव का वर्ड लगाएं जी, क्या बनेगा? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यूं हम देखेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव एक अलग वर्ड है और पोजेसिव प्रोनाउन एक अलग वर्ड है। उनके रूल क्या हैं? बेसिकली चीज आपके पास नाउन है। नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला वर्ड यहां पर आप देख रहे हैं कि ये प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, नाउन आपके पास है क्लास। अब क्लास से ये जो पहले वाले जितने भी वर्ड होंगे, माय क्लास में माय क्या है भाई? एडजेक्टिव है। क्या कर रही है? पोजेशन शो कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? पोजेसिव एडजेक्टिव। आवर क्लास, इसमें आवर क्लास में आवर क्या है? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि नाउन से पहले आया है। नाम क्या है इस एडजेक्टिव की? ये टाइप कौन सी है? मलकियत जाहिर करता है आवर, इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव। सो माय क्लास, आवर क्लास, योर क्लास, देयर क्लास, हिज क्लास, हर क्लास, इन सारे सेंटेंसेस में माय, आवर, योर, देयर, हिज, हर पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। इनका रूल क्या है? इनके बाद कोई ना कोई नाउन का आना जरूरी है, जैसे कि क्लास आया हुआ है, यानी कि ये लफ्ज इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते दिस क्लास इज माय, फुल स्टॉप, रॉन्ग हो जाएगा। सो माय क्लास इज, अब ये क्लास है नाउन, नाउन की जगह पर आगे जाकर जो वर्ड यूज होता है वो क्या होता है जी? प्रोनाउन। तो माय क्लास इज माइन। अब माइन का नाम है प्रोनाउन और काम क्या है? मलकियत जाहिर करना, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है। माय क्लास इज माइन, आवर क्लास इज आवर्स, योर क्लास इज योर्स, देयर क्लास इज देयर्स, हिज क्लास इज हिज, और हर क्लास इज हर्स। तो यूं नाउन के बाद मलकियत जाहिर करने वाले अल्फाज माइन और आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन के पोजेसिव प्रोनाउन हैं। योर्स, ये सेकंड पर्सन का पोजेसिव प्रोनाउन है। देयर्स, हिज, हर्स, इट्स भी मैं लिख देता हूं तो उसको आप कहेंगे कि ये थर्ड पर्सन के पोजेसिव प्रोनाउन है। तो भाई बात ये है, क्लास से पहले वाले जितने भी वर्ड हैं, नंबर 1 माय, नंबर 2 आर, नंबर 3 योर, नंबर 3 देयर, नंबर 4 हिज, नंबर 5
दिस, हर, ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव और ये वाले सारे के सारे पोजेसिव प्रोनाउन। अब मलकियत जाहिर करने वाले अल्फाज को पोजेसिव कहते हैं, और अगर ये अल्फाज नाउन से पहले हों तो इन्हें क्या कहेंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। डी को साइलेंट बोलेंगे तो क्या बनेंगे? एडजेक्टिव। और अगर ये नाउन के बाद लिखे हों, ये से मुराद वाले वर्ड ये वाले नाउन के बाद लिखे हों तो इन्हें क्या कहेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, नोट नंबर 1। अब कुछ बातें आपके नोट करने की बड़ी आसान आसान सी बातें। मिसाल के तौर पे माय और आर पहले बता भी चुका हूं, ये फर्स्ट पर्सन के, योर सेकंड पर्सन के, देयर, हर, हिज और इट्स को थर्ड पर्सन के पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इन लफ्जों पर कभी भी जुमला खत्म नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने भी बात की कि इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल नहीं हो सकते, यानी इनके बाद नाउन जरूर होगा। मिसाल के तौर पे दिस हाउस इज माय, ये रॉन्ग है। मैंने कहा माय, आवर, योर, देयर, हर, हिज पर सेंटेंस एंड नहीं हो सकता। इंडिपेंडेंटली ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो ऐड करते हैं, इसीलिए तो उनको एडजेक्टिव कहा। तो जिसमें ये ऐड करेंगे वो लफ्ज नाम यहां पर मौजूद नहीं है। तो दिस हाउस इज माय, ये रॉन्ग है। इसकी जगह आएगा, आपने कहा कि इसके बाद किसी लफ्ज का होना जरूरी है, आप कहेंगे दिस इज माय हाउस। अब हाउस आपने देखा ये नाउन है और माय क्या हुआ? एडजेक्टिव। और आपका रूल साबित हो गया कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। दिस इज माय हाउस। यहां तक बात खत्म हुई। दूसरी नोट करने वाली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है ये भी उतनी आसान कि माइन और आवर्स फर्स्ट पर्सन के, योर्स सेकंड पर्सन के, देयर्स, हर्स, हिज, इट्स ये थर्ड पर्सन के पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं तो इससे हमें क्या ताल्लुक हमारा इससे? इसका मतलब बताने का यह है कि इन पर जुमला खत्म हो जाता है, इन पर जुमला खत्म हो जाता है। यानी इनके बाद अगर आपने कोई नाउन इस्तेमाल किया, यानी इनके बाद किसी नाउन का इस्तेमाल गलत होगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माइन हाउस। नाउ माइन के बाद मैंने कहा माइन, आर्स, इन सब के बाद अगर कोई नाउन आ गया तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद कोई नाउन यूज नहीं होता। प्रोनाउन तो खुद बताते खुद नाउन के बाद आता है। तो दिस इज माइन हाउस रॉन्ग होगा, दिस हाउस इज माइन। तो ये आया आपके पास नाउन और इस नाउन की जगह पर आने वाला वर्ड ये हुआ प्रोनाउन। तो इस तरह से अब आपने ये वाले वर्ड देखो, आवर्स 1, योर्स 2, देयर्स 3 और हर्स 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर वाले बच्चे भी इसको गौर से सुनेंगे कि एस पर खत्म होने वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे कि आवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, हिज, क्योंकि इनमें करेक्शन के क्वेश्चन आता है। तो एस पर एंड होने वाले जो पोजेसिव प्रोनाउन जो मैंने रेड किए, इनमें एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी गलत है। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं आप भी सुने, ये देखिए फर्स्ट ईयर में भी जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, योर्स ओबीडियंटली, तो एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, आप कहेंगे योर्स ओबीडियंटली। एस तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। ये जो अपॉस्ट्रोफी किसे कहते हैं, मैं जिसको अगर आम भाषा में समझाऊं तो इसको उड़वा कॉमा कहते हैं, उड़न कॉमा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने यहां पर पोजेसिव के बारे में कुछ बातें डिस्कस की। बात करते हैं कि एक से ज्यादा किस्म के प्रोनाउन, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और दे, ही, शी, इट थर्ड पर्सन के प्रोनाउन अगर एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो उनमें एक खास तरतीब होती है। आपको शेर तो आता होगा कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। तो अगर परेशान मीन डिस्टर्ब होना, अगर ये प्रोनाउन की तरतीब आगे पीछे हो गई तो सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन में ये रॉन्ग होगा। तो बात करूंगा मैं प्रोनाउन की तरतीब का फॉर्मूला। गुड मैनर्स मैंने वैसे तर्जमा कर दिया अच्छे कामों के लिए, तो इसके बाद फौरन आप पूछेंगे बुरे कामों के क्या तरीका है। तो भाई बुरे कामों का भी कभी कोई फार्मूला हुआ है, कोई बुरे कामों का भी कोई रूल हुआ है? क्या आप बुरे काम करते वक्त आप रूल फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये हमने खुद बना लिया कि बुरे कामों के लिए, जैसे मैं आपसे कहूं व्हाट इज योर गुड नेम, मोहम्मद वजीहुल इस्लाम, और मैं कहता हूं व्हाट इज योर बैड नेम, तो इसका मतलब ये है कि अगर गुड नेम होगा तो आपका बैड नेम भी होगा। तो ऐसी बात है नहीं, बिल्कुल ऐसे ही
गुड मैनर्स के लिए तो प्रोनाउन की तरतीब का फार्मूला है, बुरे कामों के लिए हमने खुद बना लिया है, हालांकि किसी बुक्स में आमतौर पे ऐसा है नहीं। तो प्रोनाउन की तरतीब का फार्मूला अच्छे कामों के लिए 231 का फार्मूला है, यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा। यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन and I first person. For example, you, they and we are good friends. तो आपने देखा कि you second person है, they third person है और we first person का प्रोनाउन है। That is for good purpose. अब ये बताओ कि बैड का तो मैंने समझा दिया आपको, कोई फार्मूला नहीं। हाँ, याद करने के लिए बात कर लें, जिस बंदे में मैं पहले आ जाए ना जी, मैं बड़ा कोई 30 मार खा हूं, तो मैं जो है ये बुराई की जड़ है, तो मैं आय जो है ये आप शुरू में लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मेरे गलत कामों के लिए, नेगेटिव के लिए। एनीवेज, वैसे आपको बात बताई, अगर नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आ जाएं तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोनाउन की तरतीब अच्छे कामों के लिए सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में और फर्स्ट पर्सन उसके बाद में। लेकिन अगर मिलावट हो जाए किसी नाउन की प्रोनाउंस के दरमियान में, तो एक रूल तो ये है, नाउन की जगह पर आने वाले को प्रोनाउन कहते हैं, यानी पहले नाउन की जगह होगी फिर प्रोनाउन की जगह होगी। लेकिन ये रूल हमारा माशरा मानता थोड़ी है, कुछ लोग रूल मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। प्रोनाउन के साथ भी ऐसा ही केस है। तो आई और वी के प्रोनाउन पे बात मान लेंगे कि ठीक है जनाब, नाउन आप पहले तशरीफ लाएं, हम बाद में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो कहेंगे अली एंड आई, लेकिन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दे, ही, शी, इट, ये इस रूल को नहीं मानते। ये कहते हैं कि सबसे पहले हम आएंगे, यू एंड अली होगा, दे एंड अली होगा, शी एंड अली होगा, ही एंड अली होगा। राइट, पढ़ते हैं इसको। अगर प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन इकट्ठे आ जाएं तो आमतौर पर नाउन पहले और प्रोनाउन बाद में, लेकिन ये तरतीब सिर्फ और सिर्फ आई और वी, और आई और वी को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ये इस्तेमाल करते हैं बस। जैसे अली एक नाउन है और वी एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए तरतीब के लिहाज से पहले नंबर पर नाउन आया, दूसरे नंबर पर प्रोनाउन आया। अली एंड वी आर प्लानिंग अ ट्रिप। बाकी तमाम तरह के प्रोनाउंस, बाकी तमाम तरह के प्रोनाउन पहले और नाउन बेचारे बाद में आते हैं, ये इस रूल को फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, दे भी हो सकता था, एंड अली अब नाउन आ गया, तो ये दोनों प्रोनाउन पहले आए हैं, नाउन बाद में आ गया। आर प्लानिंग अ ट्रिप। अच्छा, यूं भी नहीं हो सकता था, ये ही यू भी नहीं हो सकता था। क्यों? आपने अभी तो पढ़ा है गुड मैनर्स के लिए, सेकंड पर्सन का पहले, थर्ड पर्सन का बाद में और नाउन एंड पर आएगा, यू, ही, और फिर यूं भी हो सकता था, यू, ही, अली एंड आई। यूं भी हो सकता था कि वो जो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो बाद में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटेंस को यूं लिख दूं यहां पर कि यू, ही, अली एंड आई, तो अब आपने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई, ये हमेशा अपने नाउन के बाद में आया है, लाइक दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आर प्लानिंग, अब ट्रिप की बजाय मैं लिख देता हूं आर प्लानिंग इट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है भाई, तो ये आपको नाउन और प्रोनाउन की तरतीब रिवाइज करवा दूं कि सिर्फ और सिर्फ आई और वी ये ताजीम और इज्जत देते हैं किनको, तमाम तरह के नाउन्स को, कि पहले आप आ जाएं, आई और वी कहते हैं हम तमाम नाउन्स के बाद में आएंगे। लेकिन सारे लोग सारे रूल्स नहीं मानते। ऐसे यू सेकंड पर्सन और दे, ही, शी, थर्ड पर्सन ये कहते हैं कि हम पहले आएंगे और तमाम तरह के नाउन चाहे वो लेडीज हो या जेंटलमैन हो वो बाद में आएंगे। ये किस्सा यहां पर मुख्तसर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव, रिश्तेदार, करीबी, और ये नाउन के करीब होते हैं, उस नाउन के जिसके साथ ये ताल्लुक रखते हैं, जिसको ये
जाहिर करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा भाई कौन कौन से अल्फाज को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं? हु, विच और दैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसका बुनियादी इस्तेमाल बता रहा हूं, आगे चलकर फिर इनके फर्क बताऊंगा। बुनियादी तौर पे बहुत बेसिक फर्क ये है कि हु इंसानों के लिए आता है, जैसे ही इज द बॉय हु मेट यू। अगर आप बॉय को इंसान मानते हैं तो फिर भी आप समझ लें कि बॉय पर्सन है, इसके साथ हु आया है। दूसरा विच, जानवरों के लिए, दिस इज द काउ, काउ इज द नेम ऑफ एन एनिमल, इसलिए विच यूज किया, विच आई बॉट। तीसरी बात दैट, बेजान चीजों के लिए, दिस इज द बुक दैट आई बॉट, बुक बेजान चीज है, दैट आया। लेकिन याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत पुरानी बात है, पुराने जमानों की बात है, यानी मेरे जमानों की बात है। अब चूंकि ये नए मिजाज का शहर है तो इसमें आप क्या करेंगे, आमतौर पे विच की जगह पर दैट और दैट की जगह पर विच आ सकता है। ये एक नई बात सीख लिया आपने। यानी कि आप कह सकते हैं दिस इज द बुक विच आई सॉ, ये आप कह सकते हैं, जो कि इससे पहले आपने क्या कहा था, बुक दैट आई सॉ। दिस इज द काउ, पहले आपने क्या कहा था, विच आई सॉ, अब आप दैट आई सॉ कह सकते हैं। यानी विच की जगह पर दैट और दैट की जगह पर विच आप यूज कर सकते हैं। तो क्या ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल है? नो, कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिनमें इनमें से एक ही यूज हो सकता है और दूसरे का इस्तेमाल गलत होगा। वो कौन सी कंडीशन है, आइए चलते हैं। नंबर 1, प्रेपोजिशंस कौन कौन से हैं, जैसे विद है, इन है, ऑन है, दैट है, इनको प्रेपोजिशंस कहते हैं। प्रेपोजिशन के साथ सिर्फ विच इस्तेमाल होता है, दैट गलत होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, इधर देखे सारे बच्चे, किप्स इज द कॉलेज विद विच या विद दैट आई वर्क, अली वर्क्स फॉर एग्जाम्पल। अब आपने कहा कि सर ये विद जो है ये एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ विच तो आ सकता है, प्रेपोजिशन के साथ दैट यूज नहीं हो सकता, इसलिए आप कहेंगे किप्स इज द कॉलेज विद विच अली वर्क्स। दैट विच नहीं कह सकते क्योंकि विच जो है यही प्रेपोजिशन के साथ यूज हो सकता है, दैट की ये औकात नहीं है, ये इसका हक नहीं है कि ये किसी भी प्रेपोजिशन के साथ आ सके इस तरह के सेंटेंसेस में। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, ऑल, एवरी, ईच, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये सारे के सारे इनडेफिनेट है, यानी इसमें आप किसी एक बंदे की तरफ इशारा नहीं कर रहे होते। ऑल और दीगर इस तरह के प्रोनाउंस इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं और इनके साथ आप सिर्फ दैट इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने पढ़ा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मॉरल स्टोरी पढ़ी थी आपने फर्स्ट ईयर में। आप ये नहीं कह सकते ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऐसे ही आप ये भी कहते हैं ऑल दैट एंड्स वेल, ऑल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल फॉर एग्जाम्पल। विच का इस्तेमाल यहां पर नहीं करेंगे। इस कहानी के बाद एक नया किस्सा शुरू करते हैं, रिफ्लेक्सिव, जो पलट के वापस आए। जैसे आप कहते हैं जो कहता है खुद होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव, जो कहता है वो खुद होता है। अगर आप एग्जाम जाने देकर आए और 99 मार्क्स आ गए, एक 10th क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, तो अल्लाह ने कुरान में भी कहा इंसान बड़ा बेशुक्र है, बाहर आते ही वो बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा और शिट यार शिट। तो वो मारने वाला सब्जेक्ट भी वो खुद है और जिसको मारा जा रहा है वो ऑब्जेक्ट वो भी खुद है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही बंदा हो तो आप कहते हैं कि ये इसमें जो वर्ब है वो रिफ्लेक्सिव है और जो प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है सर, मिस्टर चर्चिल एक दफा तकरीर कर रहे थे तो एक मजमे में से खातून ने कहा कि चर्चिल अगर मैं तेरी बीवी होती तो मैं तुझे गोली मार देती। मैं काम करने वाला सब्जेक्ट और है, जिसको गोली मारेगी वो ऑब्जेक्ट कोई और है। तो चर्चिल ने उसको जवाब दिया, बीबी बैठ जा, अगर तू मेरी बीवी होती तो मैं खुद अपने आप को गोली मार लेता। तो मारने वाला भी मैं और गोली जिसको लगनी है वो भी वो। तो ऐसे केस में चर्चिल, मिस्टर चर्चिल जो कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसने जो वर्ब यूज किया आई विल शॉट, आई विल शूट, शॉट दूसरी फॉर्म हुई आई विल शूट माई सेल्फ। शूट करने वाला कौन है, सब्जेक्ट आई, होने वाला कौन है, माई सेल्फ। तो माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। ये तो मैंने आपको बिप्ता सुनाई इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। इनमें शामिल कौन कौन से हैं, इनमें दर्ज झैल अल्फाज शामिल हैं, माई सेल्फ, अवर सेल्फ नहीं, अवर सेल्व्स, योर सेल्फ भी ठीक है
और योर सेल्व्स भी ठीक है। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्व्स। तो भाई बात यह है, जब आपको जानकारी हो गई कि इन अल्फाज को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, तो लगे हाथों इनका इस्तेमाल भी सीख लें और इनसे मुतालिक एग्जाम में जो गलतियां आती हैं उनका भी आप एक इहाता कर लें। अगर किसी वर्ब यानी कि एब्सेंट 1, अवेल 2, इंजॉय 3, बिजी 4, प्राइड 5, कंटेंट 6, अवेंज 7 और इस तरह के कुछ और वर्ब, अगर इन वर्ब्स के बाद यानी इन वर्ब का सब्जेक्ट भी काम करने वाला भी वही हो और ऑब्जेक्ट भी वो वही हो, तो फिर प्रोनाउन इस्तेमाल करते। जैसे वी इंजॉय आवर सेल्व्स, यू इंजॉय योर सेल्व्स, दे इंजॉय themselves। इसी तरीके से बॉयज इंजॉय themselves, गर्ल्स इंजॉय themselves। ठीक है, इस तरह से। अब आप इसके बाद बात करेंगे वेग और अनक्लियर प्रोनाउन। बेटा बात यह है, जब कोई एक बच्चा गुम हो जाए किसी मेले में, तो फिर उसका ऐलान होता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र इतनी है, कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, सुनने वाली बात है, जिनका बच्चा है वो आकर ले जाए। ठीक है, तो वो पूछते हैं ये बच्चा किसका है? तो प्रोनाउन जो है ये बच्चा होता है नाउन का। अगर नाउन ही नहीं है तो फिर लोग सवाल करेंगे कि ये प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो जब नाउन ही ना हो और एक प्रोनाउन आ जाए तो आप कहेंगे ये प्रोनाउन किसका है, उसे कहते हैं वेग या अनक्लियर। बेटा इधर देखें, VAGUE वेग है। कभी आप कहें सर ये वेगू है, मैं कहता हूं बेटा वेगू नहीं है बल्कि वेग है। सारा कुछ बता के और अब हम करते हैं खात्मा बिल खैर के प्रोनाउन के इतने रूल बता दिए कि बच्चे तंग पड़ गए। उन्होंने कहा सर जी इसका किस्सा तमाम करें और ये किस्सा परीना बन जाए। तो बात करता हूँ कि नो प्रोनाउन एट ऑल, प्रोनाउन यूज ही ना करें। कब? भाई बात ये, जब कोई चीज तकलीफ देना शुरू कर दे, जब कोई चीज परेशान करना शुरू कर दे, जब कोई चीज कंफ्यूज करना शुरू कर दे, तो उसको छोड़ दें। जो चीज तुम्हें शक में डाले उसको छोड़ दे। तो नो प्रोनाउन एट ऑल मेरा टॉपिक, और इसमें मैं कहूंगा कि बाज़ औक़ात एक प्रोनाउन पहले आने वाले दोनों नाउन्स के लिए आ सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए दोबारा नाउन ही ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल देखें, टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स दैट दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बेटा इधर देखो, ये जो दे है ये स्टूडेंट्स के लिए भी आ सकता है, टीचर्स के लिए भी आ सकता है। कंफ्यूजन हो गई, समस्या हो गई, दुर्घटना का शिकार हो गए आप। इस दुर्घटना से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दे का वजूद ही खत्म कर दें। आप कहें टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स दैट स्टूडेंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। यूं भी कह सकते हैं। अब पहले वाला वर्ड कौन सा बेटा? टीचर, इसको द फॉर्मर कहते हैं। बाद वाला वर्ड कौन सा है? स्टूडेंट, इसको द लेटर कहते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स दैट द फॉर्मर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फॉर्मर वाला, लेटर वाला आप ऐसे कह सकते हैं, कोई भी वर्ड आ जाए। टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स दैट टीचर्स आर इंपॉर्टेंट। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स को रिवाइज किया, रिपीट किया, ताकि पता लगे कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। अगर यहाँ पर आपने दे इस्तेमाल किया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि टीचर्स के लिए भी दे आ सकता है और स्टूडेंट्स के लिए भी आ सकता है। टीचर्स टेल द स्टूडेंट दैट, टीचर्स बाद में वर्ड आ गया तो आप द लेटर कह सकते हैं, द फॉर्मर का वर्ड यूज कर सकते हैं। यहां पर पहले वाले नाउन की जगह दोस और दूसरे वाले की जगह दीज आ सकता है। एग्जांपल देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीचर्स ये आपके पास है पहले वाला नाउन, और स्टूडेंट्स ये आपके पास है दूसरे वाला नाउन। तो भाई बात ये है कि पहले वाले की जगह पर आपने क्या यूज कर दिया? दोस। टीचर्स टेल द स्टूडेंट दैट दोस का मतलब यहाँ पर क्या है? टीचर। ऑल्सो गाइड दीज का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स, सिंसियरली। ऐसे ही सिंगुलर नाउन की सूरत में पहले वाले नाउन की जगह पर दैट और दूसरे वाले की जगह पर दिस इस्तेमाल करें। चलो जी आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर क्लियर करने के लिए। बेटा सारे इधर देखें, वर्च्यू एंड वाइस आर द चॉइसेस। वर्च्यू अच्छाई, ये पॉजिटिव, इस पर 4 डाल देता हूं। वाइस नेगेटिव। अब आपने कहना ना कि पहले वाली ये और दूसरी वाली, तो आप कहेंगे दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। अब दैट का मतलब क्या है? हैप्पीनेस के लिए क्या लेके जाएगी? बुराई नहीं, अच्छाई। इसका मतलब जो पहले वाली नाउन है उसके साथ आप दैट यूज करेंगे और
that leads to happiness, whereas this दूसरी वाली leads to unhappiness. क्लोज ऑफ आर टॉपिक। और भाई बात ये है कि थोड़ा सा अग्रीमेंट का भी बात कर लें कि नाउन के साथ प्रोनाउन किस तरह कहते हैं। तमाम तरह के नाउन्स की जगह पर सिर्फ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे, आई और बी फर्स्ट पर्सन। अच्छा बताओ बेटा, आई सिंगुलर है कि प्लूरल? आई वर्ब सिंगुलर लेगा, आई लिव हियर, ठीक है। इसी तरीके से आई हैव हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेगा। आई में सिंगुलर और प्लूरल की तमीज नहीं है, मेल और फीमेल की भी नहीं है। तो आपने देखना है नाउन की बेटा चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नाउन मेल भी होता है, नाउन फीमेल भी होता है, नाउन सिंगुलर भी होता है, नाउन प्लूरल भी होता है। तो नाउन की जगह पर प्रोनाउन के लिए वही वर्ड आएगा जिसमें चार लफ्ज शामिल होंगे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी दो हैं, सेकंड में सिर्फ एक अकेला है, थर्ड पर्सन में सिंगुलर के लिए इट, प्लूरल के लिए दे, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी। इसलिए यहाँ पर आप यूज करेंगे। तमाम तरह के प्रोनाउन की जगह सिर्फ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज करते हैं। द मदर शुड नो यू आर इंपॉर्टेंट। यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आप कहेंगे ये रॉन्ग है। द मदर शुड नो दैट दे आर इंपॉर्टेंट, क्यों कि दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो ये मैंने बात बता दी आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोनाउन के मुताबिक पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखो, जिसमें अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो उसको इंपॉर्टेंस देंगे, अवर कहेंगे। यू, ही एंड आई शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, ठीक है भाई। तो यहां पर आ जाएगा आवर ओन बिजनेस। अगर आ जाए यू, आई हो ही ना, वी हो ही ना, यू एंड ही शुड माइंड योर ओन बिजनेस। दे, ही एंड शी, दे आ जाए तो देयर को इंपॉर्टेंट, देयर ओन बिजनेस। Everyone should mind his or her own business. Every boy should mind his own business. Every girl should mind her own business. जी तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे अब प्रोनाउन के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट की। हमने अभी तक आपने देखा कि सारे प्रोनाउंस के रूल्स देखे हैं। तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच का जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो टू फॉर्म्स होती हैं। या तो वो आपसे उसकी करेक्शन करवाएगा, जैसे कि कुछ एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन आता है,